जयराम को आप कितना बड़ा थ्रेट मानते हैं झारखंड की राजनीति में? देखिए, अगर खतरा होंगे तो वो आजसू के लिए खतरा हो सकते हैं, कांग्रेस के लिए खतरा हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा नहीं। हमारी शुभकामना है उनके साथ। भारतीय जनता पार्टी को आज के तारीख में किसी को समर्थन देने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो भी विधायक हमारे समर्थन से जीत के यहाँ से जाते हैं, इवन पहचानते तक नहीं है। आप तीसरे पोजीशन पर थे, आप जेबी केसेस की बात कर रहे मैं हैं। जेबी केएसएस और कुर्मी का वोट डिवीजन होगा यहाँ पर। 20 साल के बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार मेरे रूप में दिया था। इस भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद के समीकरण में आप तो फिर और पीछे नजर आइएगा। राष्ट्र प्रथम का नारा हम लोग देते हैं। आजसू के 3 विधायक हैं ना, ऐसा ना हो। आज तक हम लोग को इग्नोर करते हुए चला है आजसू। लग रहा है, क्या नाम है? सुरेंद्र रविदास। सुरेंद्र जी। तो एक्चुअली देखिए, जयराम महतो का पोजीशन है, ऐसा भी नहीं है कि वो कहीं नहीं है। सो नहीं किया क्या भाजपा ने कुर्मी को छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण से। और अभी हम आए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं 2019 में, तो यहाँ से चुनाव लड़े थे। तो हमारे बीच में कुंटू बाबू जी हैं। बताइए यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है, और सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, आज बहुत काफ़ी भीड़ रही। देखिए, लंबे समय से यहाँ पर पूरे रामगढ़ विधानसभा ही ना कहिए, बगल में मांडू है, बड़का गांव है, यहाँ से बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे पास डेली आते हैं, सैकड़ों की संख्या में। और वहाँ पोहो की स्थिति रहती है तो भैया हम लोग अखबार के माध्यम से देख रहे हैं, जो यहाँ पर अलायंस में रामगढ़ दे देगा, मांडू दे देगा, बड़का गांव दे देगा। तो इन लोगों का डिमांड था, जो भैया प्रेस के माध्यम से ये बताना है, जो भारतीय जनता पार्टी को आज के तारीख में किसी को समर्थन देने की आवश्यकता नहीं है। ये तीनों विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। अगर यहाँ से अपना उम्मीदवार देता है तो भारतीय जनता पार्टी अवश्य ही तीनों कमल का फूल यहाँ से खिलाएगा। इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे, और प्रेस के माध्यम से लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, अपने केंद्रीय नेतृत्व को और राज्य के नेतृत्व को, जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतने में सक्षम है। चूँकि हम लोग पीछे का अनुभव देख चुके हैं, 2019 का भी, 2014 का भी और 2023 बाई इलेक्शन का भी। जो भी विधायक हमारे समर्थन से जीत के यहाँ से जाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए बिल्कुल कोई काम नहीं करते हैं, इवन पहचानते तक नहीं है। तो हम लोगों ने इस बार डिसाइड किया है, चाहे उसके लिए मोदी जी और योगी जी का खड़ाऊं लेके हमको मैदान में उतरना पड़े, हम मैदान में उतर के भारतीय जनता पार्टी का एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को दिलवाने का प्रयास करेंगे। जैसे रामगढ़ की बात करें, जैसे पिछले बार भी 2019 में आप चुनाव लड़े, उस वक्त भी आपको लगभग 33,000-32,000 के आसपास आपको वोट आया। अभी और आपके विपक्ष में एक आजसू था जिसको आया लगभग 70,000 के करीब, और कांग्रेस को लगभग 99,000 के आसपास। तो इतने में आप तीसरे पोजीशन पर थे, भारतीय जनता पार्टी यहाँ तीसरे पोजीशन पे थी। अभी ऐसा क्या आपको समीकरण दिखाई दे रहा है जिसके वजह से आप जीतने की उम्मीद कर रहे हैं? ये एक सवाल भी है। मैं आपको बता दूं, आपने बताया उस समय 36,600 वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आया था। मैं स्वयं प्रत्याशी था। जी। आजसू को लगभग 70,200 के आसपास वोट आया था, और 98,000 समथिंग 2-400 वोट आया था कांग्रेस को उम्मीदवार। 2019 से 2024 के बीच में परिस्थितियां चेंज हो गई जी। 2023 के मार्च में बाई इलेक्शन होता है, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर समर्थन आजसू के उम्मीदवार को देता है। लेकिन जैसे ही 2024 का लोकसभा आता है, उस समय एक नए पार्टी का उदय होता है, और वो पार्टी हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में लगभग 1,56,000 वोट लाने का काम करती है। आप जेबी केसेस की बात कर रहे मैं जेबी केएसएस की बात कर रहा हूँ, जयराम महतो के पार्टी की, और वहाँ से समीकरण चेंज हो गया है। ये कुर्मी बहुल एरिया है, और कुर्मी का वोट डिवीजन होगा यहाँ पर, जिसमें आजसू भी है, कांग्रेस भी है और जेबी केएसएस भी है। उस परिस्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपना उम्मीदवार देती है, तो यहाँ पर जो वोट शेयरिंग होगा, मैं आपको बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 50-55 हज़ार वोट में यहाँ पर विधायक का
जीत और हार निश्चित होगा। और मैं आपको बता दूं, जो लंबे समय के बाद शंकर चौधरी जी यहाँ से विधायक बने थे 1995 में, हमको याद है। उसके बाद बाबूलाल मरांडी जी यहाँ से चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी से। 20 साल के बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार मेरे रूप में दिया था। और इस सब को देखते हुए, जब से, चूँकि आप गेम को भी देखते होइएगा, क्रिकेट खेल को भी देखते होइएगा, आज अगर कोई प्लेयर शतक बनाता है तो अगले मैच में कोई ज़रूरी नहीं है जो वो शतक बना दे। आज जो जीता है तो हर मैच की परिस्थिति अलग अलग होती है, उसी तरह हर चुनाव की परिस्थिति अलग अलग होती है। और इस बार का जो समीकरण दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने शीर्ष नेताओं से कहना चाहूँगा, संगठन के लोगों से कहना चाहूँगा, जो इस बार परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल है, इसलिए यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी दें। प्रत्याशी कौन होगा ये शीर्ष नेतृत्व तय करे, और तय करके यहाँ से दे। हम लोग तमाम कार्यकर्ता उसको जिता के झारखंड विधानसभा में भेजने का काम एक सवाल और है कि जिस तरीके का झारखंड में वर्तमान में राजनीति चल रही है, अभी जयराम की आपने बात किया, जयराम के आने के बाद पूरे झारखंड में एक अलग स्ट्रेटजी दिख रही है, अलग विचार दिख रहा है। भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, इस तरह का चीज़ अब लोगों के घर घर में, दिमाग में घर कर गया। अब इन सारे जो परिस्थितियां हैं, तो इस भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद के समीकरण में आप तो फिर और पीछे नजर आइएगा अगर 4 लोग भी होंगे तो। मैं देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना भाषावाद पर विश्वास रखती है, ना क्षेत्रवाद पर विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी अगर विश्वास रखती है तो वो राष्ट्रवाद पर विश्वास रखती है। और राष्ट्रीय नीति को और राष्ट्रीय हित को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कैडर, यहाँ सारे लोग खड़े हैं, सब राष्ट्र प्रथम का नारा हम लोग देते हैं। भारत माता के प्रति उनके चरणों में हम लोग शीश नवाते हैं। और हमारे डिक्शनरी में, भारतीय जनता पार्टी के डिक्शनरी में, ना भाषावाद है, ना क्षेत्रवाद है। अगर कुछ है तो सर्वांगीण विकास का नारा है। अंतिम व्यक्ति तक, जो हमारा अंत्योदय का नारा है, अंतिम व्यक्ति तक हम लोग विकास की योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी जाति से हो। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, जो जातिगत राजनीति करते हैं, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से सचेत करना चाहता हूँ। बहुत दिन तक नहीं रहती है। बिहार का उदाहरण आप देख लीजिए, लालू यादव भी जातिगत राजनीति किए थे, आज उनकी पार्टी कहाँ है और वो कहाँ है। मुलायम सिंह यादव भी किए थे, आज उनकी पार्टी कहाँ है, वो कहाँ है। और आजसू भी करती थी जातिवाद की राजनीति, आज वो कहाँ है, खुद असेसमेंट करने की ज़रूरत है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, आज आजसू के 3 विधायक हैं ना, ऐसा ना हो जो 2024 का चुनाव ख़त्म होते होते उनके ये तीनों विधायक भी ना रहें। वो परिस्थिति उत्पन्न हो चुकी है झारखंड में। इसलिए मैं शीर्ष नेतृत्व से पुनः मांग करना चाहता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार दें। और ये तय है जो रामगढ़ से आपको एक कमल का फूल खिला के हम लोग झारखंड विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। चलिए, यहाँ पे और भी हैं, इनके समर्थक हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं। कहाँ से हैं भैया? चितरपुर से। चितरपुर से। क्या नाम हुआ? दीनबंधु पोद्दार। दीनबंधु जी, आपको क्या लग रहा है कि वहाँ पर आपके चितरपुर में कैसा समीकरण सेट हो रहा है? देखिए, चितरपुर में जब से आंसू आया है तब से हम लोग 20 साल से आंसू को वोट देते आए हैं, लेकिन आज तक हम लोग को इग्नोर करते हुए चला है आंसू पार्टी। तो कहा जाता है कि आंसू पार्टी को हम लोग को संबंध, भाईचारा, जैसे एक बाप का 2 बेटा है उसी तरह से एक बाप का 2 बेटा बना दिया जाता है। लेकिन जब काम पड़ता है उनके यहाँ जाते हैं तो कोई किसी तरह का काम नहीं किया जाता है। कांग्रेस की क्या स्थिति? 3 साल उनके विधायक रहे। कांग्रेस की भी यही स्थिति है। कांग्रेस की ये एकीकरण है कि वो मुस्लिम वोटों पर विश्वास करते हैं और किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग को अगर यदि इस क्षेत्र में, अगर यदि रामगढ़ क्षेत्र में पुनः यदि एक बार भाजपा प्रत्याशी मिले तो हम लोग का जीत सुनिश्चित है, इससे कोई नहीं रोक सकता है। कहाँ से हैं आप? हम नगर परिषद कुठार से हैं, रामगढ़। क्या लग रहा है, क्या नाम है? सुरेंद्र रविदास। सुरेंद्र जी, तो क्या लग रहा है, आप अभी भारतीय जनता पार्टी में हैं आप, तो जीतने की कितनी उम्मीद है? आपको क्या लग रहा है? 110% भारतीय जनता पार्टी इस पार के समीकरण बता रहा है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक झोली में एक एमएलए यहाँ चुन के निश्चित रूप से दे देंगे। तो आप जिस समाज से आते हैं उस समाज में ऐसा क्या चर्चाएं चलती है? चर्चा कुंटू बाबू की लोकप्रियता है, चर्चा में रहते हैं।
हमेशा रहे हैं जब से ये राजनीतिक में प्रवेश किया। क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, गोला से हैं सूरज प्रसाद। सूरज प्रसाद जी। तो क्या लग रहा है कि इस बार इस माहौल बार गोला में- माहौल गोला में भाजपा के अनुकूल है और इस बार अगर गठबंधन ना होके यहाँ से भाजपा का प्रत्याशी रहे तो ज़्यादा बेटर होगा और हम लोग यहाँ से भाजपा को जिता के रांची विधानसभा भेजने का काम करेंगे। तो जयराम की वहाँ पर पोजीशन के बारे में आप समझते होंगे, आप गोला में है तो। एक्चुअली देखिए, जयराम महतो का पोजीशन है, ऐसा भी नहीं है कि वो कहीं नहीं है सो, लेकिन वो कुर्मी बाहुल क्षेत्र में ही रहेंगे। कुर्मी वोट आपको नहीं चाहिए क्या? नहीं, एक्चुअली चाहिए हम लोग का। तो देखिए, भाजपा में तो सभी का स्वागत है, सभी का। यहाँ भाजपा जातिवाद नहीं करता है, क्षेत्रवाद नहीं करते हैं हम लोग तो देश के विकास के हित के कार्यों पे ही फोकस रहता है। एक सवाल आपसे भी यही सवाल करना था, इनसे कर लिए कि कुर्मी वोटर्स जो एक तरफ मूव होते जा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि ममता देवी बोले कि कुर्मी वोटर हमको वोट देगा, आजसू बोलेगा कुर्मी वोटर हमको वोट देगा, जेबी केसरी बोल रहा है कुर्मी तो मेरे तरफ आई गया। क्या भाजपा ने कुर्मी को छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं, मैं आपके इस सवाल से सहमत नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी को सभी जात, कभी धर्म, सबका समर्थन मिला है। आप देखिएगा हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के संगठन में हमारे 7 मोर्चा हैं। 7 मोर्चा बोलिएगा तो मैं बारी बारी से आपको बता दूं। एसटी मोर्चा, एससी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, ओबीसी में कुर्मी आती है, कुर्मी जाति आती है, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, ये सारे हमारे विंग हैं और सारे हमारे ताकत हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हर समाज को लेके चलती है, हर जात को लेके चलती है, हर वर्ग को लेके चलती है। जयराम को आप कितना बड़ा थ्रेट मानते हैं झारखंड की राजनीति में? देखिए, झारखंड की राजनीति आप उसको खतरा मानते भी हैं कि नहीं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो खतरा नहीं है। अगर खतरा होंगे तो वो आजसू के लिए खतरा हो सकते हैं, कांग्रेस के लिए खतरा हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा नहीं। 2 मैंने 4 कुछ दिन हुआ, 7-8 दिन हुआ, उससे पहले भी ममता देवी से हम बात कर रहे थे, इंटरव्यू ले रहे थे। तो उस इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि मैं जयराम के कार्यशैली से बड़ी अच्छी खुश हूँ, बहुत अच्छे हैं, अच्छा बोलते हैं, लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, उनका स्वागत है इंडिया गठबंधन में। वो तो ऑफर कर दिए कि आप भी ऑफर कर रहे हैं। देखिए, हम लोग तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हो, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन यंग हैं, पढ़े लिखे हैं और अपने हक की बात करते हैं। तो हमारी शुभकामना है उनके साथ, वो जीवन में आगे बढ़े, उनकी पार्टी आगे बढ़े, क्योंकि जो राजहित का होगा, जो राजहित में काम करेगा उसको आगे बढ़ना चाहिए। वो चाहे जयराम महतो हो, चाहे सूरज जी हो, कोई भी हो, जो राजहित की बात करेगा, समाज हित, विद्यार्थी के जीवन की बात करेगा, हम भी उसके बात का समर्थन करेंगे। देखिए ऐसा है, अब हम लोग समाप्ति की ओर चलते हैं। भगवान शिव ने भस्मासुर को आशीर्वाद दिया था और उन्हीं के पीछे भस्मासुर लग गया। कांग्रेस ने भी आशीर्वाद दिया है जयराम को। मतलब जयराम एक ऐसा एंटिटी है जो ना तो कांग्रेस उसके ऊपर कुछ टिप्पणी कर रहा है, ना भाजपा वाले को टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन जयराम इस राजनीति में अपना असर छोड़ रहा है और बहुत मजबूती से छोड़ रहा है। सवाल ये है कि उनसे बचने का उपाय क्या करेंगे, किसके पाले में अंत में वो गिरेंगे, किसके दाल में वो घी बनकर गिरेंगे, ये देखने वाली बात है। अभी तक के लिए इतना ही। रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज। डरने की बात है, आजसू को डरने की बात है।